नमस्कार दोस्तों, डीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करूंगा उन 4 नेताओं की जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने जा रहे हैं या उनके मन के अनुसार वो इच्छा रखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं या जनता के द्वारा उनको इतना जन समर्थन मिलेगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जब से राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा की रद्द हुई है, जब से ये 4 नेता इनके बयान बदल गए हैं और वो इतनी शांति से मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं कि शायद उनको प्रधानमंत्री पद मिल गया हो। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ममता बनर्जी खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आ गई हैं। कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी राहुल गांधी के खिलाफ थी। कांग्रेस के तो वो समर्थन में थी, लेकिन राहुल के नेतृत्व को वो स्वीकार नहीं कर रही थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला सीधा भाजपा से होना तय है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को वहां 18 सीट मिली थी और यदि आज की बात करें तो भाजपा की स्थिति 18 से अधिक सीट जीतने की है। शंका मात्र भी नहीं है कि उस जो पिछली बार की भाजपा की सीटें थी उसमें कुछ कम हो जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार पेश करेंगी पश्चिम बंगाल में, तो हो सकता है कि 1-2 सीटों का इधर उधर हो जाए। लेकिन राहुल की सदस्यता जाने के बाद ममता बनर्जी, जैसा मैंने कहा, खुलकर कांग्रेस के साथ आ गई हैं। उनके राज्यसभा के सांसद हों या लोकसभा के सांसद हों, वो अब कांग्रेस के साथ धरना प्रदर्शन में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी कड़ी टक्कर देने जा रही है कि हो सकता है कि पिछली बार ममता बनर्जी की 22 सीटें आई थी, अगर भाजपा 22 सीटें वहां जीत ले तो शंका मात्र मत करिएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अलावा थोड़ा बहुत प्रभाव त्रिपुरा में रखती हैं, लेकिन त्रिपुरा में के जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर उनको एक भी सीट नहीं मिली है। मेघालय में कुछ विधायक चुनाव से पूर्व कुछ विधायक ममता की पार्टी में आ गए थे, वहां पर ममता बनर्जी को 5 सीटें मिली हैं। उनकी पार्टी में कांग्रेस से टूटकर 12 विधायक आए थे, लेकिन उनमें से 5 ही जीतने में कामयाब हुए हैं। तो मानकर चलिए ममता का जनाधार पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं पर नहीं है। अब बात करूंगा केसीआर की, चंद्रशेखर राव की, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे केसीआर भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू और ममता बनर्जी से वो पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ कि नीतीश बाबू भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और ममता दीदी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक हैं, तो उन्होंने दूसरे नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए। पिछले दिनों उनकी रैली में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अखिलेश यादव पहुंचे थे। मैं अखिलेश यादव का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस रैली के बाद अभी 3-4 दिन पहले ही अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल ममता दीदी से मिलने पहुंच गए थे और अखिलेश यादव भी ये कह चुके हैं कांग्रेस से दूरी बनाकर रखेंगे, लेकिन राहुल की सदस्यता जाने के बाद उनके भी सुर बदल गए हैं। बात तो केसीआर की करनी है, वो ही करेंगे।
तो केसीआर जो है अरविंद केजरीवाल का साथ लेना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनकी पुत्री के कविता ईडी के चक्कर में फंसी हुई हैं, यानी शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ था के कविता उसमें आरोपी हैं। ईडी बार बार उनको बुलाकर पूछताछ कर रही है। आज ही सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका भी लगा है और हो सकता है कि के कविता अगली सुनवाई के दौरान, पूछताछ के दौरान जो ईडी करेगी उसमें ईडी द्वारा गिरफ्तार कर ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका फिलहाल सुनने से मना कर दिया है। तो तेलंगाना में 3 दल हैं। एक तो बीआरएस केसीआर का, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। ये तो तय है कि अगर बीआरएस कांग्रेस से समझौता करेगी, जो कि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केसीआर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने दल का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से हटाकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है और वो एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी मुख्यमंत्री जो विपक्षी हैं उनको पत्र भी लिख चुके हैं, उनसे धीरे धीरे कर मिल रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे तेलंगाना में कैसे आते हैं वो ही तय करेगा कि बीआरएस यानी केसीआर प्रधानमंत्री पद की रेस में बने रहेंगे या पिछड़ जाएंगे, क्योंकि भाजपा इस बार उन्हें कड़ी टक्कर देने जा रही है। और जहां तक हमें जानकारी है, आपने तेलुगु देशम पार्टी का नाम सुना होगा। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था तो चंद्रबाबू नायडू से भाजपा समझौता करने जा रही है, क्योंकि 2 साल से चंद्रबाबू नायडू भाजपा पर डोरे डाल रहे हैं समझौता करने के लिए। लेकिन उनका ज्यादा जनाधार आंध्रा में है, तेलंगाना में उतना नहीं है। लेकिन अगर समझौता होता है तो 2 से 3% मत जो चंद्रबाबू नायडू के तेलंगाना में हैं वो भाजपा को मिलना तय है। और भाजपा मुख्य विपक्षी दल तो वहां बनेगी। हो सकता है कि सत्ता की चाबी भाजपा के पास ही आ जाए, क्योंकि भाजपा वहां बीआरएस को कड़ी टक्कर देने जा रही है। फिलहाल भाजपा के तेलंगाना से 4 सांसद हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कम से कम इस बार भाजपा 6 से 7 सीटें जीतने में वहां कामयाब रहेगी। तो बीआरएस यानी केसीआर का प्रधानमंत्री बनना भी मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव क्या नतीजे आएंगे तेलंगाना के, वो तय करेगा आगे केसीआर की भूमिका कि वो प्रधानमंत्री की रेस में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। अगर कांग्रेस वहां बीआरएस से समझौता कर लेती है, चूंकि कांग्रेस की स्थिति तेलंगाना में कुछ खास नहीं रही, पहले वो वहां पर मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी और आज भी है, लेकिन आज की स्थिति भाजपा के लिए मजबूत है, कांग्रेस के लिए उतनी मजबूत नहीं है। अगर कांग्रेस बीआरएस केसीआर को वहां पर विधानसभा में समझौता करके लड़ती है तो फिर केसीआर सत्ता में तीसरी बार वापसी करेंगे और हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में बने रहें। लेकिन कांग्रेस अगर उनसे समझौता करेगी तो इस शर्त पर करेगी कि लोकसभा के चुनाव में केसीआर उनका समर्थन करें तो वो रेस से बाहर हो जाएंगे। और 17 सीटों में से अगर आज की स्थिति देखें, 4 सीटें भाजपा के पास हैं, तो केसीआर कहीं नहीं लगते कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं, लेकिन वो प्रयासरत हैं। अगर के कविता गिरफ्तार हो जाती हैं और जैसा कि अभी लग रहा है
तो केसीआर की राजनीति पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है कि विधानसभा में भी उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाए। अब बात करेंगे नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम कभी भाजपा के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इनकी स्थिति लगभग कई साल से ऐसी चली आ रही है। ये कब पलट जाएंगे आपको हमको पता नहीं चलेगा। अभी हमारे साथ होंगे, कल को तुम्हारे साथ होंगे, ऐसा इनका नजरिया रहता है। जब केसीआर इनसे मिलने गए थे उसके बाद इनकी भी जिज्ञासा हुई कि ये भी प्रधानमंत्री बने। इनके विधायकों ने और इनकी पार्टी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि सबसे उपयुक्त नीतीश कुमार रहेंगे। ये तो सत्य है कि नीतीश कुमार के दामन पर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं है, लेकिन क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की रेस में बने रहेंगे? उन्होंने कांग्रेस से भी आग्रह किया, 2-3 बार सोनिया गांधी से मिलने का प्रयास किया कि कांग्रेस अगर सारे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चले तो भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा को 100 सीट पर रोका जा सकता है। वो इस प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह बिहार में और अन्य इलाकों में भाजपा को वो रोक सकें। इसीलिए वो तेजस्वी यादव से समर्थन लेकर बिहार में सरकार चला रहे हैं और कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। तो तेजस्वी यादव के साथ भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। अगर तेजस्वी गिरफ्तार नहीं होते तो नीतीश बाबू इस प्रयास को और तेज कर देंगे कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में बने रहें। अब उन्हें कौन कौन समर्थन करेगा और कौन कौन नहीं करेगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री पद की जिज्ञासा बहुत ज्यादा अधिक है। जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे तो नीतीश बाबू ने एक बयान दिया था कि वो कभी राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था क्योंकि नीतीश बाबू उस वक्त उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। आज भी राज्यसभा में उपसभापति जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का ही है, लेकिन जब भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तभी से वो भाजपा से अलग होने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे और अब फिलहाल वो तेजस्वी यादव के साथ सत्ता चला रहे हैं। बिहार की 40 सीटें हैं जिसमें से नीतीश कुमार के पास 16 सीटें हैं, लेकिन वो चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। आज की स्थिति में अगर महागठबंधन जो नीतीश कुमार वाला है, तेजस्वी यादव वाला, और भाजपा का गठबंधन 2024 में चुनाव लड़ता है बिहार में, तो मुकाबला बड़ा कांटे का रहने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार 40 की 40 सीटें जीतने का दावा करते हैं, जो कि असंभव है। अगर पूरा महागठबंधन भी 16 सीटें ले आए या 20 सीटें ले आए तो उतना भी काफी रहेगा। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो जाते हैं। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में है, तो 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, उसमें इफ एंड बट नहीं है। लेकिन जो समीकरण बनेगा वो इस तरह का बनेगा, हो सकता है कि आधी आधी सीटें महागठबंधन जीत ले और आधी भाजपा जीत ले। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो नए नए खिलाड़ी हैं राजनीति के, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री पद के मुख्य दावेदार बन गए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन में उतर आए हैं और वो चाह रहे हैं कि जहां जहां अभी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर कांग्रेस और उनका समझौता हो जाए। फिलहाल दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, तो दोनों जगह मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें होती हैं
अगर वो कांग्रेस से समझौता करते हैं या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से समझौता करती है तो पहले विधानसभा के चुनाव हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, कर्नाटका में भी लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी लड़ें। तो वो चाहेंगे कि कांग्रेस से अगर उनका समझौता हो जाए तो कुछ सीटें कांग्रेस विधानसभा की उन्हें दे दे, क्योंकि वो भी राष्ट्रीय दल की रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब 2 जगह तो उनकी सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में। गुजरात में 5 विधानसभा सीटें वो जीते हैं, तो उनका भी अब मन कर रहा है, जैसे राहुल गांधी का रास्ते से पत्ता साफ हो गया है प्रधानमंत्री बनने का। अभी पक्का नहीं कह सकते क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर उनकी सजा कम या माफ हो जाती है तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो भी प्रधानमंत्री पद के मुख्य दावेदार रहेंगे विपक्ष की तरफ से। लेकिन फिलहाल की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर समझौता कर लेती है तो दिल्ली की 7 लोकसभा, पंजाब की 13 लोकसभा, ये 20 की 20 सीटें जीतने का वो दावा कर रहे हैं। वो अकेले दम पे भी दावा कर रहे हैं कि हम 20 की 20 सीटें जीतेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हैं तो वो कांग्रेस पर डोरे डाल रहे हैं और मन ही मन इतने प्रसन्न हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्होंने मोदी को सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस देश का बता दिया, अनपढ़ बता दिया, कम पढ़ा लिखा हुआ बता दिया। तो कांग्रेस को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी के मुद्दे पर, उसमें भी वो भाग ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनसे समझौता करे और विधानसभा की मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में उन्हें कुछ सीटें दे दे और बदले में लोकसभा का चुनाव वो आपस में मिलकर लड़ें। और अरविंद केजरीवाल खुद को इतना पढ़ा लिखा और समझदार बताते हैं, जनाधार वाला नेता बताते हैं और कहते हैं, मतलब इस तरह की वो वार्ता करते हैं। आज मैं किसी नेता की बुराई नहीं करूंगा, सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि ये जो 4 नेता हैं तो अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे तो जरूर हैं और दिल्ली में तो वो अभी तक अच्छा कार्य करें या कर रहे हैं वो मेरा कहना उचित नहीं होगा, जनता को सब मालूम है। लेकिन पंजाब में उनकी लोकसभा की एक भी सीट अभी नहीं है, ना ही दिल्ली में है, जबकि दोनों जगह उनकी सरकार है। अब पंजाब में 2019 में उनको एक सीट मिली थी जो भगवंत मान जीते थे, अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं और जब वो सीट खाली हुई तो वो भी सीट आम आदमी पार्टी हार गई। और दिल्ली में 2014-2019 में आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता भी नहीं खुला, जबकि दिल्ली में लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर दोनों दल मिलकर लड़ते हैं तो पंजाब में तो भाजपा का उतना वजूद नहीं है, लेकिन दिल्ली में भाजपा को वो कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को फॉरवर्ड करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं 1-2 दिन के अंदर आपको कर्नाटक के बारे में बताऊंगा, कर्नाटक का चुनावी आंकड़ा बताऊंगा, वो गणित बताऊंगा कि वहां पर किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी या हंग असेंबली होगी, क्या होगा, वो सब कुछ 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।